के नए इंटरनेशनल फ्रॉड का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले साल भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो पाकिस्तान के लिए मैसेज था। अगर वो अब भी नहीं माना तो दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारतीय सेना तैयार है। अगर सीमा पार आतंकवादी तैयार बैठे हैं तो इस तरफ से हम भी तैयार हैं। अगर आतंकवादी इधर आएंगे तो भारतीय सेना उन्हें 2.5 फुट जमीन के नीचे भेज देगी। सूत्रों के अनुसार ये खुफिया जानकारियां मिल रही हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के 1 साल पूरा होने पर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा आतंकवादी हमला किया जा सकता है। इसीलिए सेना प्रमुख के आज के इस बयान की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान उसी उड़ी सेक्टर में बड़ा हमला करने की फिराक में है जहां पर पिछले साल उसके आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उड़ी में कल हुआ आतंकवादी हमला इसी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। बताया जा रहा है कि उड़ी में कल जो 4 आतंकवादी मारे गए वो जैश ए मोहम्मद के 15 आतंकियों की टीम का हिस्सा थे, जो बड़े आतंकवादी हमले के मकसद से तैयार बैठे। I said the surgical strikes were a message that we had communicated, and that if required, and if the adversary does not behave, then if we have to continue with these kind of activities and events, we will continue. But there are other ways of doing these things also. It did not take the same form. सर अभी भी इन्फिल्ट्रेशन और साथ में जैसे आज उड़ी में भी हमारे जो कि मिलिट्री ड्रेस में थे और उसके बाद लगातार बैट एक्शन की कोशिश, तो उस पर क्या कहना है, कितने प्रिपेयर्ड हम लोग सर इसको देखते हैं? देखिए, हम लोग तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। पाकिस्तान की तरफ से किसी बड़े आतंकवादी हमले की आशंका के बीच सेना प्रमुख का यह बयान और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्जिकल स्ट्राइक के 1 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। इसके संकेत कल उड़ी इलाके में हुए आतंकवादी हमले से मिल गए, जहां पिछले साल जैसा आतंकवादी हमला दोहराने की नाकाम कोशिश की गई। भारतीय सेना ने उड़ी सेक्टर में 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। यह ऑपरेशन कल से चल रहा था। सुरक्षा बलों के अनुसार यह आतंकवादी सुसाइड अटैक के उसी तरह के प्लान के साथ आए थे जिस तरह से इन्होंने पिछले साल उड़ी में आर्मी बेस में हमला किया था, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे। मारे गए आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार मिले, जिससे बड़े पैमाने के हमले की प्लानिंग नजर आती है। These terrorists had infiltrated, well equipped with explosive, and intended to carry out major attack on army camp at Kalgai. The alertness and resilience of army troops who engaged and neutralized the terrorists resulted in foiling another devastating terrorist strike in Uri sector. शुक्रवार तक पाकिस्तान को टेररिस्तान के रूप में नया इंटरनेशनल नाम मिल चुका था, लेकिन इस नए नाम में कुछ कमी रह गई थी, जो कमी खुद पाकिस्तान ने अगले 2 दिन में पूरी कर दी। यह कमी थी उन फ्रॉड की, उन फर्जीवाड़ों की जो देश और सिस्टम के तौर पर पाकिस्तान की नस नस में बसते हैं। शनिवार को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दुनिया को पाकिस्तान की उस आतंकी सोच के बारे में बताया जिसके जरिए पाकिस्तान आतंकी एक्सपोर्ट फैक्ट्री बन चुका है। इस नामकरण से पाकिस्तान इतना बेचैन हो गया कि वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल के अंदर अपने फर्जीवाड़े का खुद सबूत देने लगा। फिलिस्तीन की एक लड़की की तस्वीर को कश्मीर की तस्वीर बताकर जो इंटरनेशनल फ्रॉड पाकिस्तान ने किया, उसने बता दिया कि जो झूठ की बुनियाद पर खड़े होते हैं उनसे झूठ ही बोले जाते हैं। आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। ये दुनिया के सामने पाकिस्तान की ऐसी धुलाई थी जिससे उठी बेचैनी, हड़बड़ी और बौखलाहट में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल के अंदर पूरी दुनिया के सामने वो इंटरनेशनल फ्रॉड कर बैठा जो उसके अनगिनत फ्रॉड की लिस्ट का लेटेस्ट उदाहरण है। Mr. President,
is the face of India's democracy. चले थे भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण का जवाब देने, लेकिन टेररिस्तान खुद मजाक बन गया जब पॉइंट स्कोरिंग के लिए कश्मीर के नाम पर फिलिस्तीन की फोटो दिखाई। जिनके जहन ही फ्रॉड से भरे होते हैं वो यही फर्जीवाड़ा करते हैं। दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान को टेररिस्तान तो बता ही दिया, इसमें पाकिस्तान ने खुद फ्रॉडिस्तान भी जोड़ लिया जब कश्मीर के नाम को अपने फायदे के लिए निचोड़ने में फिलिस्तीन की फोटो दिखा दी। सुषमा स्वराज की बातों का टेररिस्तान के पास कोई जवाब भी नहीं था। टेररिस्तान का टैग लगाकर भी पाकिस्तान उल्टे भारत पर आरोप लगा रहा है, लेकिन आतंकवाद पर जो झूठ पाकिस्तान ने यूएन के मंच से बोला, उस झूठ के पाकिस्तान में ही कोई कस्टमर नहीं। हॉलो पाकिस्तान ने यूएन के मंच से आतंकवाद पर खुद का चेहरा छुपाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। उसे लग रहा है कि दुनिया ये नहीं देखेगी कि उसके आतंकवादी अब नेता बन रहे हैं। ये दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान के झूठ और धोखे अब दुनिया के सामने नहीं चलेंगे। जिस बेशर्मी से पाकिस्तान ने आतंकवाद का बचाव किया और भारत पर आरोप लगाए, वो दुनिया तो दूर खुद अपने ही देश में मजाक बनाए। टेररिस्तान और फ्रॉडिस्तान अब पाकिस्तान के यही दो नाम हैं जिसमें वो खुद का आतंकी चेहरा दिखने से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आतंकवादियों को नेता बना रहा है, दुनिया के सामने कश्मीर के नाम पर फर्जी तस्वीरें दिखा रहा है। दुनिया में जब भी पाकिस्तान के आतंक का असली चेहरा सामने आता है, वो कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगता है, लेकिन पाकिस्तान अपने आतंक की एक्सपोर्ट फैक्ट्री को कश्मीर का नाम लेकर बचा नहीं पाएगा, जो वो पिछले कई दशकों से जिहादी आतंक के एक्सपोर्ट के नाम पर कश्मीर में कर रहा है। अब उसका दुनिया के सामने टेररिस्तान के तौर पर आधिकारिक नामकरण हो चुका है। आज तक ब्यूरो। जो देश ही झूठ की बुनियाद पर बना हो, झूठ और आतंक की बुनियाद पर चल रहा हो, झूठ और आतंक को जी रहा हो, झूठ और आतंक में ही झूम रहा हो, उसके लिए सही शब्द टेररिस्तान और फ्रॉडिस्तान ही है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ्रॉड की लंबी लिस्ट है। हम आपको पाकिस्तान के 5 बड़े फ्रॉड बताते हैं। पाकिस्तान दुनिया से कहता था कि उसने एटम बम की सप्लाई बाहर नहीं की है। बाद में उसके एटम बम के जनक ने ही नेशनल टीवी पर कबूल कर लिया कि उत्तर कोरिया, ईरान, लीबिया को एटम बम की तकनीक और सामान सप्लाई किए। पाकिस्तान दुनिया से कहता था कि ओसामा बिन लादेन उसके यहां नहीं है। बाद में लादेन पाकिस्तान की राजधानी के पास एबटाबाद में मारा गया। पाकिस्तान दुनिया से कहता है कि तालिबान के नेता उसके यहां नहीं है, जबकि तालिबान के सबसे बड़े आतंकी मुल्ला उमर की कराची के अस्पताल में मौत हुई। मुल्ला मंसूर बलूचिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। पाकिस्तान दुनिया से कहता है कि उसके यहां कोई आतंकवादी संगठनों की सुरक्षित पनाहगाह नहीं है, जबकि हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मौलाना मसूद अजहर ऐसे आतंकवादी पाकिस्तान में सुरक्षित रहते हैं, रैलियां करते हैं, घूमते हैं। करगिल की लड़ाई के वक्त पाकिस्तान कह रहा था कि करगिल की पहाड़ियों में उसके जवान नहीं हैं। पहले अपने जवानों की लाशें उठाने नहीं आया, बाद में जवानों की लाशें उठाकर ले गया। रविवार को म्यांमार की सेना ने हिंसाग्रस्त रखाइन प्रांत में 28 हिंदुओं की कब्र मिलने का दावा किया था। आज म्यांमार की सेना को रखाइन प्रांत में 17 हिंदुओं की कब्र और मिली है, यानी अब तक म्यांमार की सेना को रखाइन प्रांत में 45 हिंदुओं की कब्र मिल चुकी है। म्यांमार की सेना के अनुसार रोहिंग्या मुस्लिम आतंकियों ने इन हिंदुओं का कत्ल किया है। म्यांमार सेना की वेबसाइट पर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रखाइन प्रांत में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी आरसा के आतंकियों ने बहुत क्रूर और हिंसक तरीके से इन हिंदुओं की हत्या की। म्यांमार सरकार का दावा है कि आरसा के आतंकियों ने रखाइन में रहने वाली करीब 30,000 हिंदू आबादी पर हमले किए, उनके घर जलाए और हिंदू महिलाओं का अपहरण किया। म्यांमार सेना का दावा है कि उत्तरी रखाइन के जिस गांव में शव मिले वो हिंदुओं का गांव है, जो रोहिंग्या मुस्लिमों की बस्ती के नजदीक है। अब तक मिली कब्रों में से 20 महिलाओं की, 19 पुरुषों की और 6 बच्चों की लाशें बरामद की गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रखाइन में हिंदू परिवारों ने बताया है कि रोहिंग्या आतंकवादी 25 अगस्त को उनके गांव में घुसे थे और उन्होंने कई हिंदुओं की हत्या कर दी थी और कुछ हिंदू लोगों को अपने साथ जंगल में ले गए थे। रोहिंग्या आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की सामूहिक हत्या करने से कि म्यांमार सेना के दावे की सच्चाई जानने के लिए आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बांग्लादेश में हिंदू रोहिंग्याओं के शरणार्थी शिविर में पहुंची, जहां उनकी मुलाकात ऐसी कई हिंदू रोहिंग्या महिलाओं से हुई जिनकी आप बीती बहुत चौंका देने वाली है। बांग्लादेश में हिंदू रोहिंग्याओं के शरणार्थी शिविर से आज तक की इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आपको रोहिंग्या संकट का एक नया और अनदेखा पहलू दिखेगा।
म्यांमार में सेना और रोहिंग्या मुस्लिम आतंकवादियों के बीच रोहिंग्या हिंदू खून की तरह पिस रहे हैं, जिसकी तस्दीक म्यांमार की सेना का वो दावा करता है जिसके मुताबिक म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या आतंकियों द्वारा मारे गए 28 हिंदुओं की सामूहिक कब्र मिली है। म्यांमार सेना के मुताबिक रखाइन प्रांत में 30,000 हिंदू रोहिंग्या रहते हैं और इन सभी को यहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम आतंकवादी डराते हैं। इस दावे की तस्दीक करने के लिए आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बांग्लादेश में हिंदू रोहिंग्याओं के लिए बने शरणार्थी शिविर में पहुंची। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार के कुटुपलोंग में करीब 500 रोहिंग्या हिंदुओं ने एक मुर्गी फार्म में शरण ले रखी है। हिंदू रोहिंग्याओं के शरणार्थी शिविर में आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की मुलाकात पूजा मलिक से हुई, जो एक हिंदू रोहिंग्या है। पूजा बताती है कि म्यांमार में रोहिंग्या आतंकियों ने कैसे उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को मार डाला और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया। बृहस्पतिवार दिन रातिया माने आगे हले गिरीश दिनर शुक्रवार दिन दिन 7টা বাজে আসামি আর দুইজন তিনজনের মানে তারা বেশি অত্যাচার করে তারা বেনা মারি ফেলায় তো মারি ফেলা আর হাঁদের পাড়ার মানুষ মুসলমান কলা মানে গিরি ফেলায় গিরি তারা আর হদা তারা আর বাহুর দল ফাজ্জা মানুষ তারা কেন গেছেন হেরা তারা হদা তারা আর আছে হদা তারা না ডরায় এন হয় দিন 3টা বাজে তারা নামাজ পড়ি মানে তারা আবাদি গিরি রাখি দিয়ে বিধবা আর তো আর পড়ি না হারে স্বামী তো মারা গেছে মায়ও নাই বাপও নাই। पूजा मलिक किसी तरह म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंची। यहाँ उनके पास सिर्फ एक लाल साड़ी है जो उन्होंने पहन रखी है, लेकिन पूजा के 3 साल के बेटे के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं। पूजा मलिक अकेली नहीं। आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने कुटुपलोंग में ऐसी कई रोहिंग्या महिलाओं की आप बीती सुनी जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। रीका भी उन्हीं में से एक है जो अब सादिया बन चुकी है। शुक्रवार 8টা বাজে তারা আরা হিন্দু হারা গলিয়ারা আগুদি মোবাইল হারিলে ফেলাই মোবাইল হারিলৈ তার বাস্তে পুরুষসকলন মায়াসকলৰ আত বান্ধি ফেলাই বান্ধিয়ারে খুব মারা ধরা গজ্জে আজ আমাকে সোনার দোয়ান আছিল আর থানিয়ারে বেকুন হাড়ি ফেলাই আর 8জন মায়া হওয়া সুন্দর সুন্দর দেখে রাই তারারে বগারাই হদে হদে আর যাবে না আর হদে বিয়া করবে না আর হদে মুসলমানের ধর্ম বড় হিন্দু ধর্ম হদে বড় না হিন্দু হদে বুত পূজা করে দহদু হাড়িয়ে তারপরে আরে মুরা ভিতরে 2 দিন গিরাইত রেখে ভাত পানি সারা ওয়াশা গরম মাঝে বৃষ্টি হইছে জ্বর বিজি আর আত মাঝে রাখি দেখিরা আমি বেটা আর হিন্দু হারা ডাকতেছে হারা। रीका से सादिया बनी और पूजा से राबिया बनी हिंदू रोहिंग्या महिलाओं के दावे म्यांमार सेना के उस बयान से मेल खाते हैं जिसके मुताबिक रोहिंग्या आतंकवादी रखाइन प्रांत के हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाते हैं और न मानने पर मौत के घाट उतार देते हैं। बांग्लादेश में हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों के शिविर में हमारी मुलाकात विजय रामपाल से हुई, जिसने दावा किया कि हिंदुओं के कैंप से महिलाओं को जबरदस्ती रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप में ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा सके। 8 জন মহিলা সুস্থ যারা আছে তারারে এই রোহিঙ্গার ক্যাম্পের মাঝে আনিয়ে মুসলমানের জাত দিবেলা হয়ে রাখি নিয়ে এসে ইন্দি সবনশন মারনি তারপরে ইন্দি সুজন আরো পুলিশ লই যায় তারার উদ্ধার করে এ জায়গা থাকনি। आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री हसनुल हक ईनू से बात की। The news is very astounding and very bad news, but we have taken all the measures to protect the Rohingya Hindu families and Christian and Buddhist families in separate camps, and they have been given a separate shelter and separate facilities. By no means we are instructing all the authorities no marriage will be conducted within the Rohingya camps because that might lead to human trafficking. So we'll take care, and if there is any such incidents we are investigating and we'll be very tough. बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में हिंदू रोहिंग्या महिलाओं ने अपनी जो आप बीते सुनाई वो रोहिंग्या आतंकवादियों की बर्बरता का सबूत है, लेकिन हिंदू रोहिंग्या महिलाओं की पीड़ा का अंत अभी बहुत दूर है।
म्यांमार से बांग्लादेश में आने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों रोहिंग्या में से कुछ हिंदू भी शामिल हैं। ये रोहिंग्या हिंदू कई जगहों पर सेटल्ड हैं और कुछ करीब 500 से 600 रोहिंग्या हिंदू इस समय कुटुपालोंग इलाके में हैं। ये एक पोल्ट्री फार्म है। इस पोल्ट्री फार्म को एक कैंप में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर बैनर्स, पोस्टर्स लगाकर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रोहिंग्या हिंदू हैं उनके खाने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, उनको बाकी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके लिए तिरपाल लगाए गए हैं और बाकी सारा सामान दिया जा रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इन्हें खाना दिया जा रहा है। मनोज लोईवाल, कॉक्स बाजार, बांग्लादेश, आज तक। कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को भी कुछ रोहिंग्या आतंकियों के गुनाह की कीमत बेघर होकर चुकानी पड़ रही है। अभी हमने आपको म्यांमार में रोहिंग्या हिंदुओं की जिंदगी में आए भूचाल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। अब हम आपको बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की जिंदगी पर आधारित ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे आज तक की टीम ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या मुस्लिमों के शरणार्थी शिविर में जाकर तैयार किया है। ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने से पहले हम आपको बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े कुछ तथ्य बताना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाले 40% रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश जा चुके हैं। 25 अगस्त से लेकर अब तक म्यांमार सीमा पार करके बांग्लादेश जाने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 4 लाख के पार हो चुकी है। बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने के लिए म्यांमार बॉर्डर के पास कॉक्स बाजार इलाके में 2000 एकड़ जमीन पर शिविर लगाए। म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्या मुसलमानों को ठहराने के लिए इस वक्त 15 शरणार्थी शिविर चल रहे हैं, जिनमें 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों तक के रहने की व्यवस्था होने का दावा बांग्लादेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बने एक शरणार्थी शिविर में जब आज तक की टीम पहुंची तो वहां हर तरफ 2 चीजें साफ नजर आ रही थी। एक तो अव्यवस्था, दूसरी रोहिंग्या मुसलमानों का दुख दर्द। बर्मा की आर्मी ने मेरे माँ बाप को मार डाला। मुझे वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि अपने बाकी परिवार की जान बचाने के लिए बस यही एक रास्ता था। मैं परिवार की जान बचाने के लिए बांग्लादेश भाग आया। ऐसी ढेरों कहानियां बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के इन राहत शिविरों में बिखरी पड़ी है। म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्या शरणार्थी अब भी म्यांमार आर्मी के खौफ को भुला नहीं पाए हैं। आज तक संवाददाता मनोज लोईवाल बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में पहुंची। बांग्लादेश में इस समय लाखों शरणार्थी हैं। ये रोहिंग्या मुसलमान हैं जो म्यांमार से आए हैं। 4,20,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान इस समय बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में शरण ले रहे हैं। मैं इस समय हूँ कॉक्स बाजार के इलाके में, जहाँ पर आपको दिखाएंगे और आज तक पहला न्यूज चैनल है जो यहाँ पहुँचा है और आपको पहली तस्वीर दिखा रहा है कि आखिरकार रोहिंग्या की हालात है क्या। ये सारे वो रोहिंग्या के मुसलमान हैं जिन्हें वहां से हटाकर म्यांमार से तकलीफ में जो यहाँ पर आए हैं और इस समय विभिन्न कैंपों में रह रहे हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से करीब 1 घंटे की दूरी पर है कुटापलोंग, जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों का बड़ा शरणार्थी शिविर है। आज तक संवाददाता मनोज लोईवाल इस शिविर में पहुंची तो सड़क के दोनों तरफ रोहिंग्या शरणार्थियों की भीड़ लगी हुई थी। लोग रहने की जगह तलाशने के लिए चले जा रहे थे। और ये जितने भी कैंप्स बनाए गए ये सारे टेम्परेरी मकान हैं, जिसके लिए कोई अपना बांस, बल्ली या बाकी सारा सामान लेकर और तिरपाल लेकर इसको बना रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि वो इन शरणार्थियों को जगह देगी। इनके लिए करीब 2000 एकड़ जमीन भी रखी जा रही है, जहाँ पर इन शरणार्थियों को रखा जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। म्यांमार से जान बचाकर लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में शरण लेने आ चुके हैं। पलायन कराने वाले रोहिंग्या मुसलमानों में हर उम्र के लोग हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ किसी तरह जान बचाकर बांग्लादेश पहुंची महिलाएं भी हैं। म्यांमार आर्मी ने हमारे घरों को लूटा, हमारे लोगों को मारा और घरों को आग लगा दी। हम वहाँ बेहद मुश्किल में थे, इसलिए वहाँ से भागे। उन्होंने हमारे गांव में कई लोगों को मारा। वहाँ रहना बेहद खतरनाक है। बांग्लादेश की सरकार ने राहत शिविरों के लिए कई एकड़ जमीन मुहैया कराई है, लेकिन राहत शिविरों की हालात बहुत दयनीय है।
सहायता एजेंसियां मदद की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन ये नाकाफी है। भीड़ इस कदर बढ़ रही है कि आप देखिए ये सारे लोग खड़े हैं, पानी की परिसेवा बनाई गई है और सड़कों पर जो गाड़ियां आपको दिखेंगी वो ये बता रही हैं कि ये सारी गाड़ियां, अधिकतर ये जितने लोग हैं ये सारे ये रिलीफ मटेरियल लेकर जा रहे हैं जो इनको दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और बाकी काफी सारे एनजीओज काम कर रहे हैं। आज तक की टीम जब बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के शरणार्थी शिविरों में पहुंची तो हर तरफ तिरपाल से बने घर नजर आए और ऐसे एक एक घर में 20-20 लोग रह रहे थे। आधिकारिक तौर पर अब तक म्यांमार से भाग कर आए 4,20,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि उनकी तरह ही हजारों लोग अभी सीमा के उस पार हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि म्यांमार की आर्मी के लिए रोहिंग्या मुसलमान इंसानियत का दर्जा नहीं रखते। बर्मा की सरकार हमें टॉर्चर कर रही है। जो कोई भी जिंदा मिल रहा है उसे मार रही है। वो हमें काम नहीं करने देते। हम रोहिंग्या मुसलमान हैं, इसलिए हमें टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे घर में काफी सामान था, लेकिन अब मैंने सब कुछ खो दिया है। टॉर्चर की इंतहा हो गई है। जिन घरों में लोग थे उन्हें भी जला दिया गया। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खो दिया। हमारे पास अब जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। बांग्लादेश सरकार कह चुकी है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को आने से नहीं रोकेगी, लेकिन जितनी तादाद में रोहिंग्या यहाँ पहुँच रहे हैं उसके हिसाब से इन शरणार्थी शिविरों में सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। म्यांमार से बार बार बांग्लादेश में आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश सरकार भी तैयार है कि वो हर संभव मदद करेगी, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये इंसानियत कब तक चलेगी, क्योंकि लोगों की संख्या जिस तरह बढ़ रही है उस तरह उनकी मदद भी बढ़नी चाहिए। कैमरा पर्सन तापस बेरी और सईदुल हसन खोकन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कॉक्स बाजार, बांग्लादेश आज तक। और मानवीयता के आधार पर हिंदुस्तान मदद भेज भी रहा है, लेकिन अपनी जमीन पर उन्हें शरणार्थी नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। अब जो नई तस्वीरें निकली हैं जिसमें हिंदुओं के कब्र बताए जा रहे हैं, वो आतंक के संकट का जो दावा किया जा रहा है उसे और बल दे रहा है। आपको बता दें कि कई सरकारी इमारतों पर रोहिंग्या आतंकवादियों के हमले के बाद म्यांमार की सेना ने 25 अगस्त के बाद रखाइन प्रांत में एक आक्रामक अभियान शुरू किया था, जिसके बाद रोहिंग्या लोगों का पलायन वहां से शुरू हुआ, जो सबसे ताजा पलायन है। वरना यह बहुत सालों दशकों की बात है कि रोहिंग्या को एक स्टेटलेस कौम माना जाता है, यानी उनका अपना कोई देश नहीं, म्यांमार उन्हें अपना नागरिक नहीं मानता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार म्यांमार में हिंसा के कारण पलायन कर बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 4,30,000 हो चुकी है। आने वाले हफ्तों में यह संख्या 2 से 3 लाख और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश की सीमा पार करने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल यह एक ऐसा संकट है जिस पर सबसे पहले म्यांमार को कदम उठाना चाहिए। अगर वहां पर वाकई मानवीय मदद की जरूरत है तो संपूर्ण विश्व, जो केवल हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा रहने की कोशिश कर रहा है, खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया को मदद का हाथ आगे बढ़ाना होगा। अपनी जमीन को उन्हें शरणार्थी बनाने के लिए देना होगा। यह सिर्फ हिंदुस्तान की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। खबरदार में आज के लिए इतना ही।